हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विनय। वेलकम टू माय चैनल लाइफ लर। क्या आप लोगों को पता है आप जो वैक्सीन ले रहे हैं उसमें कंपोजिशन क्या है? अगर पता लगाना है तो ये वीडियो एंड तक देखिए। हम आज कंप्लीटली वैक्सीनेशन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तो जो वैक्सीन हम ले रहे हैं उसमें कंपोजिशन क्या है? तो मेन कंपोजिशन जो होता है वो पहला एंटीजन होता है और एक एडजुवेंट होता है। ये एंटीजन के बारे में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे बाद में। अब ये एडजुवेंट क्या होता है? एडजुवेंट एक केमिकल होता है जो हमारा इम्यूनिटी को बढ़ाता है, मतलब इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। जैसे कि सपोज एक एंटीजन के साथ हम एडजुवेंट सपोज एक एल्यूमिनियम बेस्ड एडजुवेंट डाल दिए, तो ये एल्यूमिनियम बेस्ड एडजुवेंट क्या करेगा? हमारा जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को एक्टिवेट करेगा, वो टी सेल को एंटीजन प्रेजेंट करेगा। तो साथ में एक प्रिजर्वेटिव होता है जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड, जो हमारा एंटीजन को प्रिजर्व करके रखता है। एक एग्जांपल है प्रिजर्वेटिव का फॉर्मल्डिहाइड। ये साथ साथ प्रिजर्व करने के साथ साथ कुछ कंटामिनेशन होने में नहीं देता है। और एक होता है स्टेबलाइजर, जो हमारा एंटीजन को स्टेबलाइज करके रखता है, एक उस तरह का उसका फॉर्म जो उसका स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखता है। तो एक एग्जांपल स्टेबलाइजर का एग्जांपल जो होता है जेलेटिन बेस्ड स्टेबलाइजर। तो ये चार चीज़ मेन चीज़ हैं जो रहते हैं हमारा वैक्सीन में। तो आइए डिस्कस करते हैं एंटीजन। सबसे पहला काम जो वैक्सीनेशन के प्रोसेस में होता है वो पहले डिसाइड करना होता है कि एंटीजन क्या होता है। इस कोरोना वायरस के सिचुएशन में ये हो गया आरएनए जीनोम और ये हो गया स्पाइक प्रोटीन। ये दोनों चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब तक हमें पता लगा है कि कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन होता है ये क्रिएट करता है इम्यूनोजेनिसिटी, मतलब यही है इसका एंटीजन। ये क्या करता है? इसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल डिटेक्ट करता है और फिर बी सेल इसको लेके कुछ प्लाज्मा सेल बनाते हैं और फिर मेमोरी सेल बनाते हैं। ये मेमोरी सेल क्या करता है? ये जो इसका एंटीजन है इसको मेमोरी में रखता है। मतलब इस तरह का वायरस फिर से अटैक किया तो ये मेमोरी सेल क्रिएट करेगा, एंटीबॉडी क्रिएट करेगा और फिर इसको ब्लॉक करेगा। अभी पहला होता है बी सेल से प्लाज्मा सेल। ये प्लाज्मा सेल अभी क्या करेंगे? बहुत सारे एंटीबॉडी सीक्रेट करेंगे। ये सारे एंटीबॉडी आके अभी हमारे ब्लड में भर गए एंटीबॉडी। अब जब ये फिर से हमें अटैक करेगा तो ये एंटीबॉडी जाके इसको बाइंड करेंगे और इसका जो स्पाइक प्रोटीन है इसको ब्लॉक कर देंगे। और ये ब्लॉक करने की वजह से ये जो स्पाइक प्रोटीन है ये हमारा H2 रिसेप्टर जो हमारे सेल में होता है उसके साथ बाइंड नहीं कर पाएगा और फिर ये वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब ये जो प्रोसेस हुआ ये हो गया हमारा नेचुरल प्रोसेस। हमारा बॉडी ऐसा करता है, मतलब कोरोना वायरस के अगेंस्ट में ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। हम अभी क्या करेंगे? ये जो प्रोसेस है ये एंटीबॉडी, ये हमें ऐसा करना है कि हम ये वाला एंटीजन लेके, इसका कोरोना वायरस जो स्पाइक प्रोटीन है, ये स्पाइक प्रोटीन लेके हम बॉडी को प्रेजेंट करेंगे या फिर इम्यून सिस्टम को प्रेजेंट करेंगे ताकि ये एंटीबॉडी क्रिएट करके पहले से हमारे बॉडी में रखे। उसके वजह से क्या होगा? ये एंटीबॉडी जब हमारे बॉडी में पहले से ही बन के रहेगा, जब अभी कोरोना वायरस हमें अटैक करेगा ये पहले से जो एंटीबॉडी बना हुआ है ये इसको ब्लॉक कर देंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे। अभी ये हमारा एम है। बहुत सारे तरीके होते हैं जो वैक्सीन प्रिपरेशन में यूज होता है। अभी हमारे कंट्री में दो टाइप का सबसे ज़्यादा वैक्सीन यूज होता है, एक कोवैक्सीन और एक कोविशील्ड। हम अभी दोनों के एग्जांपल लेंगे, दोनों कैसे बनाते हैं वो डिस्कस करेंगे। पहला हो गया कोवैक्सीन। कोवैक्सीन में क्या होता है? ये कोवैक्सीन एक किल्ड, इसको पहले से डिस्ट्रॉय किया गया है और इसका स्ट्रक्चर जो है ये अभी मेंटेन है। मतलब हम ये कोवैक्सीन में क्या किया जाता है? ये कोरोना वायरस को आइसोलेट किया जाता है। यही कंप्लीटली कोरोना वायरस को एक किसी पेशेंट से निकाला जाता है। आइसोलेट करने के बाद यही कोरोना वायरस को एक
सपोज ये एक सेल कल्चर सिस्टम है, जो कि लैब में रहता है कल्चर सिस्टम। सेल कल्चर सिस्टम में एक सेल को इसके केस में एक वेरो सेल, इस सेल को इन्फेक्ट किया जाता है। इस सेल को इन्फेक्ट करके इसी को ग्रो किया जाता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। अब सेल के ग्रो होने के साथ साथ वायरस भी ग्रो हो गया। अभी ये हमारा कल्चर सिस्टम में बहुत सारे वायरस आ गए। अभी कल्चर सिस्टम कंप्लीटली भर गया वायरस से। अभी ये जो वायरस है ये लाइव वायरस है, इसको हम डायरेक्टली इंजेक्ट नहीं कर सकते। अभी इसको इंजेक्ट करेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। अभी क्या करेंगे, इसको हम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसका ग्रोथ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, बीटा प्रोपियोलैक्टोन, ये जो केमिकल है ये इसको यूज किया जाता है इसमें कंप्लीटली इसका ग्रोथ स्टॉप करने के लिए। और ये जाके इसको बाइंड करता है और बहुत सारे मतलब 2-3 राउंड होता है बीटा प्रोपियोलैक्टोन, इसको यूज किया जाता है इसका ग्रोथ स्टॉप करने के लिए। अभी क्या हुआ, ये जो इसका ग्रोथ स्टॉप हो जाने के बाद हम ये जो वायरस है इसको आइसोलेट कर देंगे। वायरस आइसोलेट करके इसी को हम यूज करेंगे फर्दर स्टेप में। अभी जो सेकेंड तरह का वैक्सीन हमारे पास है वो है कोविशील्ड। कोविशील्ड एक एडेनोवायरल वैक्सीन है। एडेनोवायरल मतलब ये एक एडेनोवायरस बेस्ड वैक्सीन है। एडेनोवायरस ये एक वायरस है जो कि इसके पास जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। जैसे कि कोरोना वायरस के पास आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, उस तरह का एडेनोवायरस के पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। अभी हम इस डीएनए को आइसोलेट करेंगे। ये डीएनए आइसोलेट की अभी जो इसका मेन पार्ट है, जो इसको रेप्लिकेट करने में हेल्प करता है, किसी के बॉडी में गया और फिर रेप्लिकेट करने लग गया, तो हम उस वाला पार्ट को हटा देंगे। सपोज ये डीएनए में एक पार्ट है, एक जीन है जो इसको रेप्लिकेट करने में हेल्प करता है, उस वाला पार्ट को हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करके इसी के जगह हम ये जो कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन वाला पार्ट है, जो स्पाइक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, इसका जो जीनोम है, उसी वाला पार्ट को लाके, सपोज ये वाला पार्ट स्पाइक प्रोटीन बनाता है, ये वाला पार्ट को लाके आरएनए का डीएनए में बनाएंगे। डीएनए फिर ये वाला जगह में उसको इंसर्ट कर देंगे। अभी ये वाला डीएनए को लेके हम फिर से एक सेल में एंटर करेंगे। जब हम इसको एंटर करेंगे, पहले से हम जो यूज करते हैं जिस तरह का सेल वो है HEK293 सेल। सो इस तरह का सेल में क्या होता है, ये जो पहले से डिलीट किया हुआ है डीएनए में, ये वाला जीन इसके अंदर पहले से होता है। सपोज यही वाला जीन है जो इसको हेल्प करता है रेप्लिकेट करने में, पहले से इसके अंदर है। अभी जब हम ये कम्प्लीटली डीएनए को इसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये इसके अंदर आ गया। इसका जो डिलीटेड पार्ट है ये है। ये हो गया स्पाइक प्रोटीन का जीन। अब ये क्या करेगा, इसके साथ मिलके ये बहुत सारा वायरस प्रोड्यूस करेगा, एडेनो वायरस। और इसके अंदर हमारा स्पाइक प्रोटीन का जीन है। अभी जो हमारे पास है ये वायरस है, एडेनो वायरस है, जो हमारा स्पाइक प्रोटीन को होल्ड करता है। अभी हम ये वायरस को आइसोलेट करेंगे और फिर इसको फर्दर यूज करेंगे। अभी 2 तरह का वायरस वैक्सीन हो गया हमारे पास, एग्जाम्पल हो गया। अभी देखेंगे ये वायरस को लेके कैसे यूज किया जाता है। अभी हम वायरस आइसोलेट कर लिए हैं,
इसके केस में, कोवैक्सिन के केस में जो ऑलरेडी डेस्टेड मतलब किल्ड वायरस है ये आइसोलेट हो गया है, और कोविशील्ड के केस में ये जो एडेनो वायरस है ये आइसोलेट हो गया है। अभी हम इस दोनों टाइप के वायरस वैक्सीन को कैसे यूज़ करेंगे हमारे ट्रायल में। अभी कोई भी वैक्सीन हो या फिर कोई भी मेडिसिन हो, उसको ट्राई करने के लिए मेनली चार स्टेजेस होते हैं। पहला होता है प्री क्लिनिकल स्टेज। ये प्री क्लिनिकल स्टेज में जो हम अभी बताए हैं ये सारे चीज़ें आते हैं प्री क्लिनिकल स्टेज में। एंटीजन डिटेक्ट करना, एंटीजन को फिर से ग्रो कराना, वायरस या फिर वायरस में ग्रो कराना या फिर डीएनए के थ्रू ग्रो कराना, कोई भी प्रोसेस हो उसको, ये सारे चीज़ें आते हैं प्री क्लिनिकल स्टेज में। और एक स्टेज होता है प्री क्लिनिकल स्टेज में, वो होता है हम ये वायरस वैक्सीन को अभी टेस्ट करेंगे एनिमल मॉडल में। एनिमल मॉडल मतलब सपोज हम कभी कभी यूज करते हैं, माउस यूज करते हैं या फिर हैमस्टर यूज करते हैं। ये हो गया हमारा एनिमल मॉडल। तो ये एनिमल मॉडल में पहले क्या करते हैं, ये जो वैक्सीन आइसोलेट किए थे, वायरस आइसोलेट किए थे, पहला डोज उनको इंजेक्ट किया जाता है। फिर कुछ दिन बाद सेकेंड डोज इंजेक्ट किया जाता है। सेकेंड डोज के बाद कुछ दिन वेट करते हैं, और फिर उसके बाद उनमें जो कोरोना वायरस है, सब इसके केस में कोरोना वायरस है, और मतलब लाइव कोरोना वायरस को उसके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। अभी देखते हैं कि कुछ एनिमल जिनमें वैक्सीन नहीं दिया गया है वो कैसे इसको रेस्पॉन्ड करते हैं, और जिनमें वैक्सीन दिया गया है वो कैसे उसको रेस्पॉन्ड करते हैं। अगर हमें मिला कि जिनको वैक्सीन दिया गया है वो सेफ हैं और हेल्दी हैं, तो इसका मतलब है हमारा वैक्सीन काम कर रहा है। अभी हम टेस्ट करेंगे कि जो ये एनिमल हैं इनमें एंटीबॉडी, ये जो एंटीबॉडी यहाँ पे बनाए थे, ये एंटीबॉडी कितने ज़्यादा अमाउंट में है और कितने ज़्यादा प्रोड्यूस हुए हैं। और एक चीज़ होता है, हम इसमें कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था एडजुवेंट यूज होता है। एडजुवेंट का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है ताकि देखने के लिए कि कौन सा एडजुवेंट इसके कॉम्बिनेशन में ज़्यादा इम्यूनिटी क्रिएट करता है, ज़्यादा एंटीबॉडी क्रिएट करता है। अभी ये हो गया प्री क्लिनिकल स्टेज। प्री क्लिनिकल स्टेज में हमें मिल गया कि कौन सा कॉम्बिनेशन में एंटीबॉडी एडजुवेंट के साथ ज़्यादा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। अब अभी स्टार्ट होगा फेज 1। फेज 1 में सबसे पहले कुछ हेल्दी लोगों को लिया जाता है, बहुत कम लोगों को लिया जाता है, पहले देखने के लिए कि इसका सेफ्टी क्या है, मतलब ये कोई साइड इफ़ेक्ट्स क्रिएट करता है कि नहीं। पहले कुछ लोगों को लेके ये इंजेक्ट किया गया, जैसे कि यहाँ पे टेस्ट किया गया था फर्स्ट डोज सेकेंड डोज, वैसे ही फर्स्ट डोज सेकेंड डोज देखते हैं एंटीबॉडी क्रिएट हो रहा है कि नहीं और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है कि नहीं। जब हमें पता लगता है कि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और ये अच्छा से एंटीबॉडी क्रिएट कर रहा है, तो फिर हम जाएंगे फेज़ 2 में। फेज़ 2 में क्या होता है, कुछ ज़्यादा लोगों को लिया जाता है, इससे ज़्यादा लोग लिया जाता है और ये रैंडमाइज्ड होता है, मतलब कुछ लोगों को लिया गया और फिर उन लोगों में डिवाइड कर दिया गया, रेंडमली डिवाइड कर दिया गया। एक कंट्रोल ग्रुप हो गया, एक टेस्टिंग ग्रुप हो गया। कंट्रोल ग्रुप में सिर्फ सलाइन दिया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, और फिर जो ये टेस्ट ग्रुप हो गया इसमें वैक्सीन इंजेक्ट किया जाता है। अभी देखेंगे कि ये सारे लोग सेफ है कि नहीं, वैक्सीन के वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हुआ कि नहीं, और फिर साथ में ये देखेंगे कि कितना ज़्यादा एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहा है इनके बॉडी में। जब हम सेटिस्फाई हो गए, ये वाला फेज क्लियर हो जाता है, जब हमें पता चलता है कि अच्छी तरह से एंटीबॉडी क्रिएट हो रहे हैं और कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अभी बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स, मतलब बहुत सारे लोगों को लिया जाता है, रिक्रूट किया जाता है और फेज़ 3 ट्रायल स्टार्ट किया जाता है। ये फेज़ 3 होता है, ये सबसे ज़्यादा लोग, जितना ज़्यादा हो सके लिया जाता है लोगों को। अभी फेज़ 3 में क्या होता है, ये डबल ब्लाइंडेड होता है। जो इंजेक्ट कर रहे हैं, जो सपोज नर्स हुआ या फिर डॉक्टर हुआ, उनको पता नहीं होता है कौन से वायल में क्या है, और फिर जो इंजेक्शन लेते हैं, जो लोग इसमें यूज होते हैं, उनको भी पता नहीं होता है कि कौन सा, या
उनके बॉडी में सिर्फ सलाइन इंजेक्ट किया गया है या फिर कोई वैक्सीन इंजेक्ट किया है, किसी को पता नहीं होता है। ये सारे क्लासिफाइड होते हैं। तो ये इसको कह देते हैं डबल ब्लाइंड टेस्ट, रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड टेस्ट। तो फिर एंड में सारे वैक्सीन डोज दिया जाता है, पहला डोज, सेकंड डोज। उसके एंड में देखा जाता है कि इनके बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं, ये लोग सेफ है कि नहीं। टेस्ट करने के बाद जब हमें पता चलता है कि ये लोग अच्छे से एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फिर इसको मास प्रोडक्शन में भेजा जाता है। अभी मास प्रोडक्शन में क्या होता है, हम जिस तरह का लैब में बनाते हैं ये वैक्सीन्स छोटे छोटे कंटेनर में, वही चीज़ बड़े बड़े कंपनी में बनता है, बड़े बड़े कंटेनर में ज़्यादा अमाउंट में यही सेम चीज़ किया जाता है और उसको आइसोलेट करके उस वैक्सीन को सर्टिफाई किया जाता है। मतलब आइसोलेट करने के बाद ये टेस्ट किया जाता है कि इसमें कुछ कंटामिनेशन तो नहीं है इसमें, या फिर इसमें लाइव वायरस तो नहीं है। ये सारे चीज़ें चेक किया जाता है पहले, बाहर जाने से पहले वो क्वालिटी कंट्रोल होता है। अब क्वालिटी कंट्रोल के बाद इसको सर्टिफाई किया जाता है और ये हमारे पास आ जाता है। अब क्योंकि ये पैंडेमिक का टाइम है और थर्ड वेव का चांसेस भी है, तो हमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हम हमारे थर्ड वेव में हम ज़्यादा सेफ रह सकें और ये हमें अटैक नहीं कर पाए। तो पहला चीज़ है वैक्सीन। हालांकि ये वैक्सीन जो है ये पहले से बनाया गया था, अभी बहुत सारे म्यूटेंट्स आ गए हैं, फिर भी ये सारे वैक्सीन्स अभी तक इफ़ेक्टिव हैं इनके अगेंस्ट में। थोड़ा थोड़ा इनका इफ़ेक्टिवनेस घट गया है, जैसे कि कोविशील्ड में अभी पहले 70% के अबव था एफिशिएंसी, अभी थोड़ा घट गया है, इसका एफिशिएंसी 60% के अराउंड है। फिर भी ये काम करता है, अगर हम डबल डोज ले लेंगे फिर भी ये इफ़ेक्टिवली काम करता है म्यूटेंट के अगेंस्ट में। अब सेकेंड हुआ इम्यूनिटी। हमारा इम्यूनिटी हमें हेल्प कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, ये जो आया ये हमारा एडेप्टिव इम्यूनिटी में आता है, मतलब सेकेंड लाइन इम्यूनिटी में आता है। सबसे पहले आता है इनेट इम्यूनिटी, जो हमारे बॉडी में पहले से इम्यूनिटी है। तो उस इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए जो चीज़, मतलब विटामिन सी या जिंक इस तरह का बेस्ड फूड इंटेक किया जाए और उसके वजह से हमारा इम्यूनिटी इंक्रीज हो सकता है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और क्योंकि बहुत सारे लोग अभी घर के अंदर रह रहे हैं और उसके वजह से विटामिन डी भी ज़रूरत है, तो कुछ देर धूप में जाइए या फिर विटामिन डी इंटेक कीजिए, कुछ भी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारा इम्यूनिटी के लिए। अभी नेक्स्ट हो गया मास्क। इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है मास्क। और ये मास्क की वजह से अगर जो लोग इन्फेक्टेड है और जो इन्फेक्ट नहीं हुआ है, दो लोग अगर बात कर रहे हैं, अगर दोनों मास्क पहने हुए, इनका जो इन्फेक्ट हुआ है उनसे और जो इन्फेक्ट नहीं हुआ है उन तक पहुंचने का चांस, वायरस पहुंचने का चांस बहुत कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। मतलब ये वायरस जो है ये ड्रॉपलेट के थ्रू हो जाता है। अगर हम मास्क पहन लेंगे तो ये ड्रॉपलेट ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो पाता है। और फिर एक और चीज़ है कि हम अगर कुछ क्लोज्ड रूम में हैं तो उस रूम में हम ज़रूर डबल मास्क पहनना चाहिए। हमें डबल मास्क से जो वायरस, जो ड्रॉपलेट्स थोड़ा सा स्प्रेड हो रहे थे, डबल मास्क पहनने से ये बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। और एक चीज़ हो गया डिस्टेंसिंग। देखा गया है कि ये जो ड्रॉपलेट हैं ये कुछ छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं कि कुछ बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं जिनमें वायरस होता है। अगर हम दो लोग बात कर रहे हैं और बहुत डिस्टेंस में है, मतलब अराउंड 2 मीटर के डिस्टेंस में है, ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा पाते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करते हैं, जैसे कि 2 मीटर तक कवर करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन किए एक दूसरे से, और डबल मास्क ज़रूर पहने। अभी तक जितने रिपोर्ट्स आए हैं उनमें जो स्प्रेड होते हैं, जो मैक्सिमम ट्रांसमिशन होता है, वो क्लोज रूम में होता है जहाँ की वेंटिलेशन नहीं होता है। और अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर
इसमें ड्रॉपलेट्स हैं, छोटा ये बड़े ड्रॉपलेट्स हैं जिसमें कोरोना वायरस हैं, ये बहुत देर तक सस्पेंशन में रहते हैं, एक कमरे में बहुत देर तक रहते हैं अगर हमारे वेंटिलेशन नहीं है। और मेरे बाद कोई और आया जो इन्फेक्ट नहीं हुआ है, वो उसको इनहेल करता है और उसको इन्फेक्ट हो जाता है। तो अगर हम क्लोज रूम में जा रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि डबल मास्क पहनिए, हाँ इन्फेक्शन कम होता है। और फिर ओपन स्पेस में इतना ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं होता है। ओपन स्पेस में क्योंकि बहुत एयर चलता है तो ये स्प्रेड हो जाता है, ये जो ड्रॉपलेट्स है ये स्प्रेड हो जाता है, इसके वजह से इन्फेक्शन कम हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि ओपन स्पेस में आपको इन्फेक्शन रेट कम होता है, लेकिन क्लोज रूम में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। तो जितना ज़्यादा हो सके क्लोज रूम को अवॉइड कीजिए, किसी से बात करने के लिए या फिर किसी अनजान लोग से बात करने के लिए क्लोज रूम अवॉइड कीजिए। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो डबल मास्क ज़रूर पहनिए इस तरह का सिचुएशन में। और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और मैं कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप लोग मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।